गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था परावैद्युत पदार्थ। और परावैद्युत पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, एक तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और हमने पढ़ा था कि जब इन पदार्थों को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये पढ़ा था ना हमने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ध्रुवण। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्रुवण। देखिए ध्रुवण किसे कहते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, जैसे हमने पढ़ा था कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ को रखने पर परावैद्युत पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो क्या ध्रुवण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना ही क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है, ध्रुवण। ठीक है। जब कोई परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना या उत्पन्न होना ही परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे, देखिए वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं उसके अनुदिश होता है, तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें उत्पन्न बाह्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं अनुदिश होता है। डायरेक्ट लिख देता हूं, अनुदिश होता है। कौन से पदार्थ कहलाता है, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। और वे पदार्थ जिनमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं अनुदिश होता है, कौन से पदार्थ कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। समदैशिक का मतलब समान दिशा में, जो दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की होगी वही द्विध्रुव आघूर्ण की होगी। ठीक है। और द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपात की होता है और दिशा भी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपके ध्रुवण सदिश। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके ध्रुवण सदिश।
अब देखिए ध्रुवण सदिश क्या होता क्या है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न, कौन से आयतन में, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। ठीक है, और इसे किससे दर्शाते हैं हम, पी वेक्टर से। तो क्या कहेंगे हम डेफिनेशन, ध्रुवण सदिश की बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परावैद्युत पदार्थ, तो हमने पढ़ा था कि परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परावैद्युत पदार्थ के कौन से आयतन में, इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश को किससे दर्शाते हैं, पी वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी वेक्टर से दर्शाते हैं। और जो रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ होता है, रेखीय समदैशिक पदार्थों के लिए जो पी वेक्टर होता है वो किसके समानुपाती होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समानुपाती होता है। ठीक है, जो रेखीय समदैशिक पदार्थों का ध्रुवण सदिश पी वेक्टर है वो किसके समानुपाती होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समानुपाती होता है। अर्थात पी वेक्टर समानुपाती ई वेक्टर, या पी वेक्टर बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो पी वेक्टर बराबर हो जाएगा काई ई वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। यहां काई ई क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। काई ई क्या है, परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति, वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, ठीक है, ये आपके हो गया, क्या हो गया, ये काई ई वैद्युत प्रवृत्ति। अब यदि आपसे वैद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगी, वैद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वैद्युत प्रवृत्ति यदि हम निकालेंगे तो वैद्युत प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, काई ई बराबर इक्वेशन 1 से काई ई यदि हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं काई, क्या बोलते हैं इसको, काई, एक्स की तरह आता है ये। काई ई बराबर होता है पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। और ये विद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन होगी। तो विद्युत प्रवृत्ति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पी वेक्टर क्या है, ध्रुवण सदिश पी वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का अनुपात परावैद्युत पदार्थ की क्या कहलाता है, वैद्युत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपके वैद्युत प्रवृत्ति। ये जनरल चीजें थी, ये सारी किससे रिलेटेड थी, ध्रुवण से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थी, ध्रुवण से रिलेटेड। अब आता है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। मेनली ये जो चैप्टर शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, और वो है आपके चालक की धारिता। चालक की धारिता, चालक की धारिता। अब ये देखो धारिता होती क्या है, देखिए चालक की धारिता क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता। तो धारिता क्या है, जनरली किसी भी चालक के द्वारा, सामान्यतः यदि हम धारिता की डेफिनेशन देना चाहें तो धारिता की डेफिनेशन हो जाएगी, सामान्यतः किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी क्या कहते हैं, धारिता। चालक की क्या कहते हैं, धारिता। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा
आवेश ग्रहण करने की क्षमता। करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ये तो जनरल डेफिनेशन होगी, ठीक है, जो कि हम सामान्य तरीके से दे सकते हैं। और कोई भी चालक होता है, उस चालक को यदि हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, और उसके विभव में वृद्धि आवेश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आवेश के समानुपाती होता है। अतः हम लिख सकते हैं Q समानुपाती V। Q समानुपाती V। चालक को दिया गया आवेश, चालक के विभव में वृद्धि V के समानुपाती होता है। V के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। यदि किसी हम चालक को आवेश दे रहे हैं तो चालक के विभव में जो वृद्धि होती है उसके समानुपाती होता है। आवेश Q चालक के विभव, Q और लिख देता हूं मैं, आवेश Q चालक के विभव में वृद्धि V के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। यदि किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश के कारण चालक के विभव में भी क्या होती है? वृद्धि। और जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे उसके विभव में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो आवेश जो होता है वो विभव में वृद्धि V के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विभव में वृद्धि के समानुपाती। और सामान्यतः चालक की धारिता की डेफिनेशन क्या हो जाती थी? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। हम मानते हैं कि हमने किसी चालक को आवेश क्या दिया? Q, और उसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई? V। तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा? V, या Q बराबर हो जाएगा CV। समीकरण 1 समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो C क्या आ जाएगा? समानुपातिक नियतांक। C कौन सा नियतांक आ जाएगा? समानुपातिक नियतांक आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता। C बराबर क्या है? चालक की धारिता। अतः धारिता का व्यंजक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अतः C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। ये धारिता की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके आधार पर हम धारिता की डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी डेफिनेशन? C बराबर क्या है? Q/V। तो Q क्या है? चालक को दिया गया आवेश, और V क्या है? विभव में वृद्धि। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा चालक के विभव में वृद्धि V का अनुपात उस चालक की क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। उस चालक की क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है, ठीक है। और तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा इसका Q। आवेश का क्या होता है? कूलम, और V क्या है? विभव। विभव का क्या होता है? वोल्ट। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम बटे वोल्ट, या इसको कहते हैं फेरड, या क्या कहते हैं इसको? फेरड, ठीक है। और फेरड को दर्शाते हैं F से। किससे दर्शाते हैं? F से, ठीक है। तो धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलम बटे वोल्ट या फेरड। यदि आपसे एक फेरड का मान पूछा जाए तो एक फेरड बराबर क्या हो जाएगा? एक फेरड बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि फेरड कूलम बटे वोल्ट के बराबर होता है। एक फेरड निकालेंगे तो एक कूलम बटे एक वोल्ट। तो एक कूलम बटे एक वोल्ट, ठीक है। एक फेरड का मान कितना होता है? एक कूलम बटे एक वोल्ट। तो एक फेरड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि किसी चालक को, हमने अभी पढ़ा C बराबर Q/V होता है, और हमको एक फेरड की डेफिनेशन निकालनी है। एक फेरड की डेफिनेशन आपसे पूछे तो एक कूलम तो किसका मान? आवेश का, और एक वोल्ट क्या है? विभव में वृद्धि। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर? एक कूलम आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि होती है? 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी धारिता क्या कहलाएगी? 1 फेरड कहलाएगी। उसकी धारिता क्या कहलाएगी? 1 फेरड कहलाएगी, ठीक है। अब धारिता का
जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडी होता है। धारिता का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडी होता है। इसके स्थान पर अन्य मात्रक और हम उपयोग करते हैं, जैसे एक MF मिली फैराड। मिली फैराड का मान होता है 10⁻³ फैराड। एक μF माइक्रो फैराड का मान होता है 10⁻⁶ फैराड। एक NF नैनो फैराड का मान होता है 10⁻⁹। एक PF पिको फैराड का मान होता है 10⁻12 फैराड। इनका जनरली, ये छोटे मात्रक हैं जिनका जनरली उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके चालक की धारिता। अब एक चीज और पूछ लेते हैं आपको, धारिता का विमीय सूत्र। धारिता का कौन सा सूत्र? विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र हम किसकी सहायता से निकालते हैं? मात्रक की सहायता से। पढ़ा था हमने 11th क्लास में, विमीय सूत्र निकालना। हमको मात्रक पता है तो मात्रक की सहायता से विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। और मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे वोल्ट या फैराड। सी बराबर हमने पढ़ा था ना Q/V, आवेश और वोल्ट विभव। तो इनका मात्रक निकाल लो और इनको सॉल्व कर दो। तो आवेश का क्या होता है? आवेश Q बराबर होता है IT, तो A1T1। तो C बराबर हो जाएगा धारिता का मात्रक आवेश का M0 L0 T1 A1। ठीक है, यही होता है, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT होता है। तो I धारा का तो A1 हो गया, T का T1 हो गया, और M है ही नहीं, L नहीं है, तो M0 L0 हो जाएगा। बटे V क्या है? विभव में वृद्धि। तो विभव का क्या होता है? हमने पढ़ा था विभव V बराबर होता है W/Q। यही पढ़ा था ना। तो विभव का मात्रक, पहले विभव का निकाल लीजिए आप। यदि याद नहीं है तो पहले विभव का निकाल लो। तो विभव का क्या हो जाएगा? कार्य बटे आवेश। कार्य का क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन F × D। तो क्या हो जाएगा इसका? कार्य का बल का M1 L1 T-2। ये तो बल का हो गया। और D का क्या होता है? विस्थापन का। L1 और हो जाएगा, तो M1 L1 की जगह L2 हो जाएगा, M1 L2 T-2। कार्य का हो गया बटे आवेश का A1 T1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो V बराबर क्या हो जाएगा? M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, ये विभव का हो गया। ये नीचे लिख दो यहां। तो M1 L2 T-3 A-1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा? M ऊपर को जाएगा, M की घात -1। L0 है, L की पावर 2 ऊपर जाएगी तो L की पावर -2। ठीक है, ऊपर क्या है? T1, नीचे क्या है? T की पावर -3। T की पावर -3 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? T की पावर 3 प्लस की, एक पहले से है, T की पावर 4। A1 पहले से है, A1 ऊपर जाएगा, 1 और 1 2, तो A2। ये हो जाएगा किसका विमीय सूत्र? धारिता का। M-1 L-2 T4 और A2। ठीक है, ये किसका विमीय सूत्र हो गया? चालक की धारिता का विमीय सूत्र हो गया है। अभी चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता की धारिता जो होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो जो चालक की धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है वो मैं बता देता हूं। नंबर 1, उसके आकार पर, चालक के आकार पर। पहली चीज किस पर निर्भर करती है? चालक के आकार पर। नंबर 2, चालक की आकृति पर। अब आप कहोगे साहब आकार और आकृति में क्या डिफरेंस है?
कई बच्चों को ये भी पता नहीं कि आकार और आकृति में क्या डिफरेंस है। तो आकार का मतलब तो होता है छोटा या बड़ा, छोटी वस्तु है या बड़ी वस्तु। तो आकार तो वो होता है, और आकृति का मतलब कौन सी आकृति है, जैसे त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, गोलाकार है। ठीक है, तो आकार का मतलब तो छोटे या बड़े से है, और आकृति का मतलब शेप, कौन सी शेप है उसकी। तो चालक की धारिता है वो पहली चीज तो किस पर निर्भर करती है, आकार पर, दूसरी चीज आकृति पर, तीसरी चीज उसके निकट उपस्थित अन्य चालक पर, नंबर 3 अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, नंबर 4 चौथा किस चीज पे निर्भर करती है, चौथा निर्भर करती है चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर। ठीक है, मुख्यतः जो धारिता होती है वो इन चार ही कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, पहली आकार पर, दूसरी आकृति पर, तीसरे अन्य चालक की उपस्थिति पर, और चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, हाँ, जैसे आप कहोगे कि भाई C बराबर Q अपॉन V, C बराबर अभी हमने पढ़ा Q अपॉन V, तो इनके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। मेनली कारक है Q, आवेश का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, और विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इन पर तो निर्भर करती है। इसके अलावा आकार पर, आकृति पर, धारिता पर, सॉरी चालक की अन्य चालक की उपस्थिति पर, और चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आवेश की विभव पर निर्भरता का आलेख, आवेश विभव पर कैसे निर्भर करता है, इसकी विभव की निर्भरता का आलेख भी पूछ ले। आवेश पर विभव की निर्भरता का आलेख। हमने पढ़ा था, क्योंकि Q समानुपाती क्या होता है, V पढ़ा था ना। तो समानुपाती के लिए कैसे आलेख आ जाएगी, सीधी, ये मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इस अक्ष पे हमने ले लिया विभव, और इस अक्ष पर ले लिया हमने आवेश Q। तो इनके मध्य जो ग्राफ आएगी वो सीधी आएगी ऐसे। ठीक है, समानुपाती के लिए सीधी आती है। और यदि हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, ये आवेश पर विभव की निर्भरता का आलेख हो गया है। इसके बाद आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। कोई भी आपको विलगित गोलीय चालक दे रखा है, उसकी धारिता आपसे पूछ रही है कि उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है, बिना त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का, ये केंद्र हो गया, और ये इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R, और ये है वो एक समान आवेश प्लस Q से आवेशित है। कितने आवेश से, एक समान आवेश प्लस Q से आवेशित, प्लस Q इस पर आवेश। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसके पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, हमने पढ़ा था इससे पहले तीसरे चैप्टर में,
V बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। यही होता है पृष्ठ परिभव समीकरण नंबर 1। और हमने अभी धारिता का सूत्र पढ़ा। अतः गोलीय चालक की धारिता का सूत्र अभी हमने पढ़ा था, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। इक्वेशन 2, तो V का मान 1 से रख दो 2 में। इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q तो ऐसे कैसे, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन V, सॉरी के क्यू अपॉन आर। Q से Q कट जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, या C बराबर R अपॉन Q, के सॉरी। और हम जानते हैं K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इक्वेशन नंबर 3। ये है गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता C है, वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। मतलब त्रिज्या कम होगी तो धारिता कम होगी, त्रिज्या अधिक होगी तो धारिता अधिक होगी। तो मतलब त्रिज्या की कैसी होती है, धारिता समानुपाती होती है। त्रिज्या की कैसी होती है, समानुपाती होती है। और यदि ये गोलीय चालक किसी माध्यम में उपस्थित हो, ये तो निर्वात के लिए हो गया, यदि माध्यम में उपस्थित हो, माध्यम में उपस्थित हो, तो क्या हो जाएगा, Cm। C की जगह Cm आ जाएगा। Cm बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए C का मतलब धारिता, M का मतलब मीडियम, माध्यम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन R। इक्वेशन नंबर 4। ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन किसकी है, माध्यम की। एप्सिलॉन किसकी है, माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, तो Cm बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण 3 में समीकरण 5 का भाग दे दो। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 5 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, C/Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से R कट जाएगा, तो C/Cm बराबर क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन R, या एप्सिलॉन R बराबर क्या आ जाएगा, Cm अपॉन C। तो इसके आधार पर भी हम किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, परावैद्युतांक की। एप्सिलॉन R क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अतः माध्यम, किसी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम परावैद्युतांक की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इन्हीं टॉपिकों के आधार पर, इसी के आधार पर आगे का हमारा जो चैप्टर है वो होगा। तो ये चीज समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।